अडानी पावर को 3,900 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान का मामला अब गर्माता जा रहा है। पहले गुजरात कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, तो अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से कई कड़े सवाल किए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत तो कोयले के उत्पादन के मामले में सरप्लस कंट्री है। राज्यसभा से निलंबन झेल रहे आम आदमी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह मोदी सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। संजय सिंह ने गुजरात सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप को लिखी एक चिट्ठी का हवाला देते हुए केंद्र और गुजरात सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि अडानी पावर ने पहले 2007 में 2.25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का एग्रीमेंट किया। फिर 2018 में गुजरात सरकार से पावर परचेज को लेकर एक और एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक ऑर्गस ग्लोबल कंपनी द्वारा जो आयातित कोयले का दाम बताया जाएगा, उसी के मुताबिक सरकार भुगतान करेगी। लेकिन अडानी पावर ने बिना बिल दिए कोयले की बढ़ी हुई कीमत के एवज में ज्यादा पैसे सरकार से ले लिए। संजय सिंह का यह भी सवाल है कि जब भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो फिर देश में सस्ता कोयला नहीं लेकर इंडोनेशिया से महंगे कोयले का आयात क्यों किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तब गुजरात सरकार के लोग घबराए। तब उनको लगा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं। यह वो चिट्ठी 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। इससे पहले गुजरात कांग्रेस ने भी सरकार पर यही आरोप लगाए, लेकिन गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आरोपों को गलत करार दिया है। 5 साल तक एक गफला चलता रहा और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की कमेटी बनाने का सोचा, सेबी एक्टिवेट हुई, जेपीसी की मांग हुई, तब उन अधिकारियों को लगा कि हमें भी दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने ये खत लिखा अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को कि 5 साल तक हम आपसे पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिल मांगते रहे, डॉक्यूमेंट मांगते रहे, आपने नहीं दिया आज तक। और आप बहुत प्राइस अपर लिमिट की दिखा के सरकार से 13,902 करोड़ रुपए ले गए हो, पर एग्रीमेंट के तहत आर्गूस से ऊपर पैसा नहीं मिल सकता। आपको मिलने वाला सिर्फ 9,900 करोड़ है, माने 3,900 करोड़, 3,900 करोड़ ज्यादा गए हैं। GUVNL દ્વારા આ જે 3900 કરોડ રૂપિયાનો જે કાગળ લખાયેલો છે બિલકુલ ટ્રાન્સપરન્ટ છે, ઓન ધ રેકોર્ડ છે, એટલે RTI કરીને માગ્યો એ રીતની વાત આવે છે, પરંતુ હકીકતમાં એ કાગળ 3900 કરોડ રૂપિયાવાળો કાગળ એ કંઈ ખાનગી ડોક્યુમેન્ટ નથી, એ પબ્લિક ડોમેનનો ડોક્યુમેન્ટ છે। ત્યારે આ વાત કેવળ ને કેવળ પોલિટિકલ રીતે એ ચગાવવા માટે અને ગુજરાતની પ્રજાને ગુમરાહ કરી અને સતત વિકાસ કરી રહેલી સરકાર એના રસ્તામાં રોળા નાખવાનો એક પ્રયાસ છે।
गुजरात सरकार गोलमोल जवाब दे रही है, लेकिन कई सवालों के घेरे में वो फंसी है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर को भुगतान किए गए अतिरिक्त 3900 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है। 15 मई 2023 को लिखे एक पत्र में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने कहा है कि अडानी पावर पैसे लौटाने के इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है और वहीं इंडोनेशिया से कोयले के आयात से संबंधित विस्तृत जानकारी देने में असफल रही है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने यह भी कहा कि इंडोनेशिया में उस वक्त जो कोयले का भाव था उससे ज्यादा कीमत पर कोयला खरीदने की गलत जानकारी दी गई है। सवाल ये भी है कि अडानी पावर और गुजरात सरकार के बीच एग्रीमेंट क्यों बदला गया और ऐसा किसके दबाव में हुआ। दूसरा सवाल ये है कि कोयले की बढ़ी हुई कीमत का भुगतान बिना बिल लिए सरकार ने क्यों किए। गड़बड़ी का पता चलने के बावजूद सरकार अब तक चुप क्यों रही और सरकारी एजेंसियों ने भुगतान में हुई गड़बड़ियों की जांच क्यों नहीं की। अडानी ग्रुप की कंपनियों में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसका खुलासा आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आज तक ब्यूरो। वडोदरा में मजहब की आड़ लेकर ब्लैकमेलिंग और सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वाले ग्रुप का भंडाफोड़ हुआ है। मुस्लिम लड़कियों के वीडियोस बनाकर उनकी पिटाई करने और फिर उनको ब्लैकमेल करना इस ग्रुप का मुख्य धंधा हुआ करता था। वडोदरा पुलिस ने आर्मी ऑफ मेहदी नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तुम आए किधर से? भावनगर से यहाँ पर। क्या नाम है? ये छोकरा है भाई, आकोटा ब्रिज पे पकड़ेला है हमने। ये आपा है, शकीन आपा। 14 सेकंड के इस वीडियो के सामने आते ही वडोदरा में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर मिले इस वीडियो में एक खास ग्रुप के खतरनाक मंसूबे का खुलासा हुआ है। इस ग्रुप के निशाने पर वो मुस्लिम लड़कियां होती है जो दूसरे मजहब के लड़कों के साथ वडोदरा की सड़कों पर नजर आती है। जैसे ही ऐसी कोई लड़की दिखती है तो इस ग्रुप के मेंबर पूछताछ शुरू कर देते हैं, उसे दूसरे मजहब के लड़के के साथ जाने से रोकते हैं और नहीं मानने पर दोनों की पिटाई भी करते हैं। वीडियो सामने आया तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये आपा है, शकीन आपा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो ऐसा मिला जिसमें एक धर्म की युवती के साथ दूसरा धर्म का लड़का जब घूम रहे थे तो उनको कुछ 5 से 10 लोगों ने 10-15 लोगों ने उनको घेरा और उनके साथ मिसबिहेव किया। तो इस वीडियो के जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमको ये जानने को मिला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी सारे युवक जुड़ाए हुए हैं और वो पर्टिकुलरली इसी तरीके का काम करते हैं कि कोई धर्म की युवती हो और दूसरे धर्म के लड़के के साथ घूमती हो तो उसको टारगेट करने का, उसके वीडियो उतारने का, उसको ह्यूमिलेट करने का और उसके वीडियो वायरल करने का, और उनको धमकी देते हैं और उनको सोशली जो है वो उनको नीचा दिखाते हैं। दरअसल त्योहारों के मौसम में पुलिस सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों पर नजर रख रही है। इस दौरान पुलिस को अकोटा इलाके का एक वीडियो मिला था जिसमें कुछ लड़के एक लड़की और दूसरे धर्म के लड़के को पकड़कर पीट रहे थे। पुलिस ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि कुछ लड़के आर्मी ऑफ द मेहदी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे। इस ग्रुप के मेंबर अलग अलग इलाकों में ऐसे जोड़े को पकड़ते थे जिसमें लड़की और लड़का अलग अलग धर्म के होते थे। फिर उनका वीडियो बनाया जाता था, फिर वीडियो वायरल करते थे। पुलिस से बचने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को सिर्फ 3 महीने ही चलाया करते थे, फिर नए नाम से नया ग्रुप बनाया करते थे। वडोदरा पुलिस ने मुस्तकीम शेख, साहिल शेख और बुरहान बाबा सैयद को इन्हीं आरोपों में गिरफ्तार किया है। जब हमने तपास की तो हमें जो ग्रुप था एक आर्मी ऑफ मेहदी करके ग्रुप मिला और इस तरीके के ग्रुप में जो एडमिन थे उनको जब हमने पूछपरछ के लिए बुलाया तो हमें पता चला कि ये इस तरीके की एक्टिविटी होती है और इसमें ये लोग 3 से 4 महीने तक कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप को रन करते हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया होता है और इस तरीके की लड़की कहीं हमें उनको दिखती है तो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि हाथों हाथ उस जगह पे पहुंच जाओ आप सभी, और जो भी लड़का है उसका फ़ोन चेक करो, उसको पूछपरछ करो। इस तरीके की एक्टिविटी ये लोग करते हैं। कम्युनल कोई इंसिडेंट ना बने तो इसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया है और हमने इनके मोबाइल फ़ोन हमने कब्जे लिए हैं और अभी FSL में भेजेंगे और उसमें से हम डेटा रिकवर करेंगे। पुलिस की जांच में पता चला कि इस तरह के वीडियो का इस्तेमाल लड़की और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया। पुलिस आरोपियों से बरामद सभी मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करा रही है। पुलिस का भरोसा है कि जांच में अभी तक कई और खुलासे हो सकते हैं। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो।
पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिल गई है। इस मामले में केजरीवाल गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा मानहानि केस का सामना कर रहे हैं। इसी केस में गुजरात हाई कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 10 दिन में फैसला करने का निर्देश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट से कहा है कि वो रिवीजन याचिका के मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करके इस पर जल्दी सुनवाई सुनिश्चित करें। केजरीवाल ने मानहानि केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समय को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। बहरहाल अंतरिक्ष में एक और कामयाबी को लिखने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत मिशन सूर्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूरज का अध्ययन करने के लिए इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। देश के पहले सूर्य मिशन की आ गई तारीख। इसरो ने कंफर्म किया डेट और टाइम। आदित्य L1 2 सितंबर को होगा लॉन्च। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सबकी नजर इसरो के सूर्य मिशन पर है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 लॉन्ग रेंज पॉइंट तक जाएगा। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर स्टडी और रिसर्च करेगा। लाग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में 2 बड़े ग्रहों या सितारों के सिस्टम के बीच मौजूद खास पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट पर दोनों ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पर बना रह सकता है। लाग्रेंज पॉइंट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को दोनों ही ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी अपनी ओर खींच नहीं सकती। सूरज पृथ्वी के सिस्टम में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। लाग्रेंज पॉइंट 1 से स्पेसक्राफ्ट को सूरज का क्लियर व्यू मिलेगा। खास बात यह है कि इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता, जिसके कारण यहां रहकर रिसर्च में ग्रहण की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आदित्य L1 से सोलर कोरोनल इंजेक्शन यानी सूर्य की ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों पर रिसर्च की जाएगी। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेंगे। भारत पहली बार सूर्य पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 सूर्य के ऑर्बिटर तक का मिशन रहा। अब भारत भी मिशन सूर्य के जरिए नया इतिहास रचने को तैयार है। ये शानदार अभियान एक बार फिर ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा बुलंद है। चंद्रयान 3 के डिजाइन बनाने का दावा करने वाले सूरत के कथित वैज्ञानिक मितुल त्रिवेदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, आपको बता दें कि मितुल को जांच के बाद हिरासत में ले लिया है। सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि मितुल वैज्ञानिक नहीं है। मितुल ने M.Com तक पढ़ाई की है और एक इंटरव्यू में मितुल ने चंद्रयान 3 की डिजाइन तैयार करने का दावा किया था। हालांकि उनका यह दावा गलत पाया गया। और अब चलते हैं गुजरात के गोधरा, जहां 75 लाख रुपए के नोटों से तैयार हुआ है स्वामी नारायण मंदिर का
हिंडोला। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। हरे, नीले, पीले, जामनी, देशी और विदेशी हर तरह के नोटों से भगवान का ये श्रृंगार अद्भुत है। लेकिन इन नोटों को नकली समझने की भूल न करिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें गुजरात से आई हैं और गुजरात के लोग अपने आराध्य पर हर वक्त अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान को नोटों की माला, नोटों से ही उनकी पालकी की सजावट की ये वीडियो गोधरा के स्वामीनारायण मंदिर की है, जहां आचार्य अजेंद्र प्रसाद जी महाराज के 75वें प्रागट्य महोत्सव पर 75 लाख रुपए के नोटों का भव्य हिंडोला आयोजित किया गया। मंदिर में हिंडोले के दर्शन कर श्रद्धालु भी धन्य हो गए। આજે ગોધરા વૃતાલય વિહારમ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે વડતાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ગાદીના સમર્થ આચાર્ય પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના 75મા વર્ષ નિમિત્તે એટલે કે અમૃત મહોત્સવ વર્ષ નિમિત્તે આજે ગોધરા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે વૃતાલય વિહારમ ખાતે 75 લાખ રૂપિયાની ચલણી નોટોના હિંડોલાના દર્શન ઠાકોરજીના કરવામાં આવ્યા છે અને ગોધરાની ધર્મપ્રેમી જનતા આ હિંડોલાના દર્શનનો લાભ લઈ રહી છે। नोटों की इस भव्य सजावट में 100 के नोट के 94 बंडल इस्तेमाल किए गए हैं, यानी 9,40,000 रुपए की कीमत के नोट। 50 के नोट के 24 बंडल और 20 के नोट के 22 बंडल का इस्तेमाल किया गया है। જેમાં નોટોની વિગત એવી છે કે 500ની નોટોના 103 બંડલ એટલે કે 51,50,000, તેમજ 200ની નોટોના બંડલ 49 બંડલ એટલે કે 9,80,000, તેમજ 100ની નોટોના 94 બંડલ એટલે કે 9,40,000, તેમજ 50ની નોટોના 24 બંડલ એટલે 1,20,000, તેમજ 20ની નોટોના 22 બંડલ એટલે 44,000। આ રીતે થઈને 75 લાખ રૂપિયાની ચલણી નોટોના હિંડોળાના દર્શન આજે ગોધરા ખાતે પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના 75મા વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે હિંડોળાના દર્શન ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે। गुजरात में धार्मिक कार्यक्रमों में नोटों की बारिश की वीडियो हम अक्सर देखते रहे हैं। अब असली नोटों से मंदिर की भव्य सजावट के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो भगवान के प्रति गुजरातियों के प्रेम को दर्शाते हैं। गोधरा से शार्दुल गज्जर के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया में साबरमती आश्रम को लेकर दावा किया जा रहा है कि बापू से बात करने के लिए अंग्रेजों ने साबरमती आश्रम में गुजरात का पहला टेलीफोन लगवा दिया था। टेलीफोन पर अंग्रेजी हुकूमतों के ऑफिसर से गांधी जी की बात हुआ करती थी। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये दावा, या फिर ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जांच हमने की है और इस जांच का क्या नतीजा आया है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये साबरमती आश्रम है, जिसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को की थी। यही आश्रम 1917 से लेकर 1930 तक बापू का घर था, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। सोशल मीडिया पर साबरमती आश्रम इन दिनों वायरल है, लेकिन वजह चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर गांधी जी की इसी तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने साबरमती आश्रम में टेलीफोन लगवाया था, वही टेलीफोन जिससे गांधी जी बात करते थे। एक यूजर ने दावा करते हुए लिखा, आज एक नई जानकारी ये मिली कि गुजरात में सबसे पहला टेलीफोन किसी बड़े उद्योगपति मिल मालिक के घर पर नहीं, बल्कि साबरमती आश्रम में गांधी जी के टेबल पर लगा था। और ये टेलीफोन अंग्रेजों ने विशेष लाइन डलवाकर लाखों रुपए खर्च करके लगवाया था, ताकि अंग्रेज गांधी जी से बात कर सके। एक दूसरे यूजर ने भी गांधी जी को लेकर दावा किया, गुजरात में सबसे पहला टेलीफोन किसी बड़े उद्योगपति मिल मालिक के घर पर नहीं, बल्कि साबरमती आश्रम में गांधी जी के टेबल पर लगा था। और ये टेलीफोन अंग्रेजों ने लाखों रुपए खर्च करके लगवाया था, ताकि अंग्रेज गांधी जी से बात कर सके। फिर भी सावरकर जी अंग्रेजों के चमचे थे, गांधी नहीं। क्या साबरमती आश्रम में पहला टेलीफोन लगा? क्या अंग्रेजों ने लगवाया था आश्रम में टेलीफोन? क्या अंग्रेजों से टेलीफोन पर बात करते थे बापू? साबरमती में टेलीफोन वाले दावे की पड़ताल।
गांधी जी की वायरल फोटो का अनसुना सच। वैसे तो इंटरनेट पर महात्मा गांधी को लेकर कई तरह के दावे वायरल होते रहते हैं, लेकिन नई तस्वीर साबरमती में टेलीफोन की। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर गांधी जी की टेलीफोन पर बात करने वाली यही फोटो वायरल है। दावा है कि अंग्रेजों ने खासकर गांधी जी के लिए साबरमती आश्रम में टेलीफोन लगवाया था। इसी टेलीफोन से महात्मा गांधी और अंग्रेज अफसरों के बीच बातचीत होती थी। हमने वायरल दावे की पड़ताल की तो पता चला दावा झूठा और भ्रमित करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर साबरमती आश्रम की है, लेकिन पड़ताल के दौरान पता चला कि तस्वीर साबरमती आश्रम की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम की। दरअसल बॉम्बे सर्वोदय मंडल और गांधी रिसर्च फाउंडेशन के सौजन्य से चलने वाली वेबसाइट mkgandhi.org से मिली जानकारी के मुताबिक वायरल तस्वीर महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद सेवाग्राम आश्रम की है। हमें बताया गया कि महात्मा गांधी की यह तस्वीर साल 1939 में महाराष्ट्र के वर्धा के सोनेगांव में मौजूद सेवाग्राम आश्रम में खींची गई। यूट्यूब चैनल पर एक आश्रम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का लिंक मौजूद है। डॉक्यूमेंट्री में सेवाग्राम आश्रम से जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं। वीडियो में 10 मिनट 20 सेकंड पर महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम में टेलीफोन यूज करने के बारे में बताया गया है। वहां मौजूद जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी शहर से दूर जाकर आश्रम में बस गए थे और उनसे संपर्क करना सरकार के लिए मुश्किल था। इसलिए तब उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी से संपर्क करने के लिए आश्रम में टेलीफोन लगवाया था। मतलब तस्वीर महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम की है, जिसे साबरमती आश्रम बताकर वायरल किया गया। बड़ी बात यह है कि वायरल दावा यह है कि साबरमती आश्रम में गुजरात का पहला टेलीफोन लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अहमदाबाद में पहली बार टेलीफोन सेवा महात्मा गांधी के भारत लौटने से पहले 1897 में शुरू हो चुकी। हमारी पड़ताल में साबरमती आश्रम में टेलीफोन का दावा गलत निकला। वायरल टेस्ट टीम आज तक। हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है। इस कड़ी में सैकड़ों युवा एक्टिविस्ट के इस्तेमाल पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर दौड़ते हुए भी ये नजर आए हैं। इस दौरान लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया और साथ ही जीतने वाले युवाओं को नकद इनाम भी बांटे गए। ये कदम वाकई लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी के प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को अगर देश में किसी ने गंभीरता से लिया है और केवल वादे नहीं काम किया है तो वो है विनय जांगीड़ शर्मा। मध्य प्रदेश के सुवासरा के इस लाल ने हजारों पेड़ लगाए और लगवाए हैं। न केवल पेड़ लगवाए बल्कि उनको गोद भी लिया। साथ ही इनकी मेहनत देख सुवासरा में सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को गोद लिया। इस बार विनय जांगीड़ शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें सुवासरा के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर करने की शपथ ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान करा था सभी देशवासियों को कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हीं विचारों को हमने धरातल पर उतारते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार हम कपड़े के थैले वितरण कर रहे हैं। लाखों थैले वितरण करने के बाद में हमने मैराथन का प्रोग्राम रखा है। गांव गलियों और चौबारों से और पंचायतों से हम यूथ को एकत्रित कर रहे हैं और मैराथन का प्रोग्राम करवाए हैं। आज युवा सिंगल यूज प्लास्टिक बहिष्कार के लिए मैदान में उतर चुका है, एक वॉर के रूप में। इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले को 5100 और तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए पुरस्कार राशि भी दी गई। साथ ही अन्य खिलाड़ियों को टी शर्ट पुरस्कार के रूप में दी गई। विनय जांगीड़ का कहना है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में जुटे हैं। अब युवा खुद तो जागरूक बन चुका ही है, अड़ोसियों पड़ोसियों को समाज को जागरूक करने के लिए भी अपनी पहल बढ़ा चुका है और इसी को लेकर हमने मैराथन करवाई थी, जिसमें छोटी बहनें और भाई भी सम्मिलित हुए और पूरी ऊर्जा उत्साह उनके अंदर देखने को मिला। हम पर्यावरण के रक्षण हेतु संकल्पित हैं। आगे भी इस प्रकार के आयोजन हम करवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा नेता विनय जांगीड़ शर्मा भारत सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में सदस्य हैं। जिस तरह विनय जांगीड़ को सुवासरा की जनता का साथ मिल रहा है, खबर ये भी है कि वे इस बार सुवासरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे पहले तिरंगा यात्रा में वे शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे।
ये कहना गलत नहीं होगा कि विनय इस बार सुवासरा सीट से मजबूत दावेदारी ठोक सकते हैं। आज तक ब्यूरो।